पेज है। 50 पेज का तो डिफरेंस ऐसे ही दिखता है, ठीक है। उसके बाद और उसके बाद कई सारी चीजें बेटा वहाँ एडवांस हो जाती है, क्योंकि आप जब 50 पेज आगे पढ़ते हो तो 50 पेज के साथ ऑन एन एक पेज में आप आधा पेज तो एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है। आप जान के रखो, जब अपने पढ़ते हैं तो कितनी चीज़ एक्स्ट्रा लिखते भी हैं, तो वहाँ 70-80 पेज अलग हो जाता है और उनका थोड़ा सा कुछ चीज़ें बहुत एडवांस में है, अपनी कुछ चीज़ें फिर भी 175 पेज बहुत दिया है मैंने, और अभी तुम लिखते लिखते उसका 250 पेज हो जाएगा तुम्हारा। 60-70 पेज तो तुम सर्विस टैक्स में ऐसे ही लिख लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं होगी कि आप मैथ में उसको करो। हाँ, ये भी है कि जब हम लोग चीज़ें लिखेंगे तो फिर मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आधा चीज़ डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे। ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है, बात हो जानते ही होगे पूरा सर्विस टैक्स कितना बड़ा टॉपिक मानते हैं। यह है आपका सर्विस टैक्स सेकंड मॉड्यूल, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल में आपका एक्साइज कस्टम नहीं आईडीटी का है। फर्स्ट मॉड्यूल में आपका एक्साइज कस्टम वैट है, और सेकंड मॉड्यूल में ये दो मॉड्यूल है आपके इंटर लेवल में, और थर्ड मॉड्यूल देखा फाइनल में तीसरी मॉड्यूल है, क्योंकि पहली मॉड्यूल एक्साइज है, दूसरी मॉड्यूल कस्टम है, तीसरी मॉड्यूल एसटी है। मैथ पसंद आएगी उम्मीद है आप लोगों को। इसमें कम से कम नियरली 250 प्रॉब्लम्स दी गई हैं, 175 प्रॉब्लम्स है। इतना उम्मीद कर लीजिएगा कि इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा। इवन आप इस लायक भी रहोगे कि फाइनल का टॉपिक भी आप कवर कर सकोगे, सारा का सारा। एक दो टॉपिक अलग है उसमें, अलग क्या थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस, और कुछ अलग अलग कुछ नहीं होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सर्विस टैक्स की याद रखो, सर्विस टैक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा कि हम जब एसटी को पढ़ते हैं तो मन करता है कोई भी एक टॉपिक उठा दे, क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। हम एक टॉपिक उठा लेते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं, तो वो सर्विस टैक्स का काल होता है। सर्विस टैक्स में टॉपिक उठा के पढ़ने का नहीं है। सर्विस टैक्स में जिस सीक्वेंस से आप क्लास में पढ़ोगे उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। अगर आपने सीक्वेंस को ब्रेक किया तो आपका सर्विस टैक्स काल आपका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आते हैं, 1 by 1 सब कुछ निकलता है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? देखिएगा, आपका इंडेक्स दिया हुआ है, कंटेंट देखिए इंडेक्स में। इंडेक्स में जो कंटेंट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं। पीओटी टैक्सेबल इवेंट एंड वैल्यूएशन है, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है, नेगेटिव लिस्ट है, एग्जम्पशन है, अबेटमेंट है, रिवर्स चार्ज भी है, मेजर एग्जम्पशन भी है, अबेटमेंट एंड कंपोजिशन स्कीम है, एग्जम्पशन टू स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है, रिवर्स चार्ज है, इंटरप्रिटेशन है, ड्यू डेट, पेमेंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, बहुत कुछ है। मैं तो सोचा माइक लगाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग क्या। आईपीसीसी में ये 25 नंबर का है, मेरे ख्याल से इसमें 2-4 बच्चे आज आईपीसीसी के भी हैं, है कि नहीं है? तो आईपीसीसी में 25 मार्क्स का है। सीएमए में कहने को तो 20 का भी बोलते हैं, कोई बोलता है 25 का, तो आप मान के चलो 30 के ऊपर ही एग्जाम में आएगा, उसके नीचे ये नहीं आ सकता है, ठीक। वैट का 8 से 10 नंबर का प्रोपोर्शन है, सीएसटी का भी 8 से 10 है। हम मान के चलते हैं 2 टॉपिक मिला के 15 नंबर के करीब आते हैं। कस्टम थोड़ा कम आता है, कस्टम बहुत जोर मारोगे तो 12 से 15 नंबर मिलेगा, 30। एक्साइज कितना दे देगा, 30-60, तो बचा क्या आपका? सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका बनता है? सर्विस टैक्स का। पर ये मान के चलो कि ये एक वो टॉपिक है जहाँ पे आईपीसीसी और सीएमए मिलते हैं, यहाँ पे दोनों में लेवल बराबर होता है। कहीं ना कहीं हो सकता है आईपीसीसी में कुछ प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये आने की संभावना है। सीएमए में प्रिडिक्टेबल कुछ नहीं होता है, कुछ भी आने की संभावनाएं है ना, बारिश भी आ सकती है और तूफान भी आ सकता है, या सूखा भी पड़ सकता है। ये ऐसा कहानी है इसमें, ठीक है। हमें क्या लेना देना है सूखा पड़े, हम तो तैयारी करके जाए पूरा कि जो आए जॉल हो जाए। आपकी सुविधा के लिए शुरू में कुछ मैंने इंडेक्स के साथ कुछ दिया है कि आप अपना डेट के साथ मेंटेन कर सकते हैं कि कौन से दिन क्या हुआ था।
मैंने उसको 1 पेज बोला तो उसने 3-3 पेज छाप दिया, लगा कि 3 महीना पढ़ाएंगे। हाँ, चलिए आप पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट। कहाँ जा रही हैं आप? पेज नंबर 1 में आइए। बेसिक कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन। देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर सर्विस टैक्स। हम बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, हम कहते हैं सेंट्रल कस्टम एक्ट 1962, हम कहते हैं CST 1956, हम कहते हैं वैट 2005, हम सर्विस टैक्स कहते हैं सर्विस टैक्स रूल 1994। क्योंकि सर्विस टैक्स तो एक्ट है ही नहीं ना, सर्विस टैक्स तो क्या है? रूल है, रूल। इसका ये किसके अंडर में आता है? ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के अंडर आता है। मैंने कहानी भी सुनाई थी आपको कि किस तरीके से ये जब 1994 में बना था तो 3 सर्विसेज के साथ ये बना था। 2011 तक आते आते इसमें 120 सर्विस से प्लस हो गई थी। बाद में इसको किया गया कि इसको नए तरीके से प्रेजेंट किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक ब्रह्मांड की तरह चीज़ों को खड़ा किया और उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि सारी सर्विसेज को एक जगह डाल देते हैं और उस सर्विसेज में कुछ सर्विसेज को साइड कर देते हैं, जिसे हम कहेंगे नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का मतलब हो गया कि वो सर्विसेज जो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएंगी। इस साल के पहले तो 17 था, इस बार से 16 हो गया है। पहले 17 नेगेटिव लिस्ट थी, इस बार 16 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ वो 16 आइटम ऐसे हैं जिस पे ST नहीं लागू होगा। अब बच गया, अब हजारों में 16 ही तो निकला, अभी बाकी तो करोड़ लाखों बचा हुआ ही है, अभी उसका क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ सर्विसेज हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, माने 100% जाइए। तो यानी कि अगर एग्जेम्प्ट कर दिया, चलो कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट भी हो गई, और उसमें नियरली 46 सर्विसेज है, 46 सर्विसेज जो हैं जो एग्जेम्प्ट है, जिसे हम मेगा एग्जेम्पशन का नाम देते हैं। अभी भी तो कुछ बच गई, ये तो थोड़ा ही गया। अब थोड़े में से उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना पार्शियल एग्जेम्पशन दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं अबेटमेंट। ठीक है, अबेटमेंट दे देते हैं। 16 सर्विसेज को उन्होंने अबेटमेंट में डाल दिया। ठीक है, अब जो बच गए, अब कोई उपाय नहीं बेटा, ST दे दो। मैंने क्या क्या चेन देख रहे हो कैसे? ठीक, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस चैप्टर की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप सर्विस टैक्स पढ़ लेते हो, पूरा का पूरा खोल लेते हो, सब कुछ सीख लेते हो, पर एग्जैक्टली जब आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि सर मैं ST कैसे दूं, तो आप क्लाइंट को कभी ये जवाब मत देना कि ऐसे दो। सबसे पहले अपने क्लाइंट्स की उस सर्विसेज, जो क्लाइंट जिस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, सबसे पहले ये पता लगाओ कि जो एक्टिविटी तुम कर रहे हो क्या वो सर्विस है या वो सर्विस ही नहीं है। यानी कि सर्विस टैक्स के दायरे में 4 दरवाजों की बात की गई है। 4 दरवाजे, माने बचने के 4 दरवाजे बोल सकते हो तुम। अगर इन 4 दरवाजों में बच गए तो बच गए, फिर भी नहीं बचे तब तो बेटा ST लगना ही है। दरवाजा नंबर 1, जिस एक्टिविटी को आप कर रहे हो पहले ये चेक करो कि सर्विस है कि नहीं है। अगर सर्विस हो गई, नहीं हुई तो दरवाजा है, आप आराम से एंजॉय करो। पर अगर गलती से वो सर्विस हो गई तो दरवाजा नंबर 2, जो सर्विस है क्या वो नेगेटिव लिस्ट में है? वाह वल्लाह, अगर नेगेटिव लिस्ट में है बच गए, नहीं है तो दरवाजे से आगे बढ़ो। फिर देखो जो सर्विस तुम दे रहे हो, क्योंकि सर्विस तो है, ये बात हो गई, जो सर्विस आप दे रहे हो क्या वो एग्जेम्पशन लिस्ट में है? हाँ सर एग्जेम्पशन में। फिर बच गए आप दरवाजे नंबर 3 में। नहीं सर एग्जेम्पशन में नहीं है। चौथे दरवाजे में पहुंचो, क्या जिस सर्विस को तुम दे रहे हो क्या पार्शियल एग्जेम्पशन है? बोला हाँ सर पार्शियल है, तो पार्शियल ले लो, बाकी पे सर्विस टैक्स दे दो। अब ये डिसाइड करो सर्विस टैक्स कौन देगा, प्रोवाइडर देगा या रिसीवर देगा। जनरल रूल तो यही होता है कि प्रोवाइडर देगा, जनरल रूल होता है प्रोवाइडर देगा, पर कभी कभी जनरल रूल का उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब रिसीवर देता है, उसे हम कहते हैं रिवर्स चार्ज। उल्टा, उल्टा मतलब रिवर्स चार्ज। उसमें 15 सर्विसेज आती है जिसमें उल्टा लगता है, बाकी सब सर्विसेज सीधा लगता है। सीधा मतलब प्रोवाइडर, उल्टा मतलब रिसीवर। ऐसे ज्यादा तकलीफ लेने की बात नहीं, कान खोल के सुन लो, चाहे सीधा हो या उल्टा हो, काम तो कैसे भी पकड़ा जा सकता है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट बोली प्रोवाइडर देगा, तो प्रोवाइडर कौन सी अपनी जेब से दे रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स है, वो देगा और तुमसे ले लेगा। बात तो घूम फिर के वही आए। या कुछ सर्विसेज ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट बोलता है तुम ही दे दो डायरेक्टली, तो तुम दे दो। दोनों ही केस में तुम ही को देना है बेटा। एक में गला फाड़ के बोला प्रोवाइडर देगा,
दूसरे में देगा रिसीवर, पर अल्टीमेटली देगा कौन? आप, रिसीवर ही देगा। तो कान को सीधा पकड़ा तो जनरल रूल, उल्टा पकड़ा तो रिवर्स चार्ज। क्या फर्क पड़ता है बेटा, देना अपनी जेब से है, कोई रोक टोक है नहीं। ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन FAQ आएगा कि सर्विस टैक्स इज एन एक्ट, आपका आंसर होगा नो सर, सर्विस टैक्स इज नॉट एन एक्ट, सर्विस टैक्स इज ए रूल विच इज गवर्न अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। ठीक है, फिनांस एक्ट 1994 में मनमोहन सिंह जी ये लेके आए थे 3 सर्विसेज के साथ। मनमोहन सिंह जी तो आए और 3 सर्विसेज इंट्रोड्यूस किए और उसके बाद गायब हो गए और इस छोटे से बच्चे को रास्ते में छोड़ दिए। छोटा बच्चा रो रहा है, वहाँ वहाँ। अगर वहां से निकली गाड़ी, किसकी बस निकली, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 की बस जा रही थी, उसने देखा रास्ते के किनारे में एक छोटा बच्चा रो रहा है। उसने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम खाली सर्विस टैक्स है, ये मुझे पता है बाबूजी। बोला छोड़ के चले गए, माँ मुझे पता नहीं। तो बच्चे के ऊपर रहम आ जाता है, बस में बैठा के ले जाते हैं अपने घर में। घर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 का बड़ा सा मकान एकदम, उसमें छोड़ देते। उसमें तो सब बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, 1944 का है ना, बड़े बुजुर्ग लोग हैं। छोटे से बच्चे को देख के सब खुश हो जाते हैं, सब खिलाने लगते हैं। इधर खेला उधर खेला, इधर खेला उधर खेला। बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया। बोला बाबूजी अब मैं जीन्स पहनूंगा, टी शर्ट पहनूंगा। लो बेटा तुम जीन्स और टी शर्ट तुम पहनो। तो 2012 में डिपार्टमेंट को होश आया कि भैया ये बड़ा हो गया है, तो उन्होंने सर्विस टैक्स को चेंज किया, इसको जीन्स पहना दिया, टी शर्ट पहना दिया। लड़का बड़ा हो गया, हाथ में मोबाइल भी दे दिया। पर चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, नियम तो उसको सेंट्रल एक्साइज एक्ट के घर में रहता है, उसी के पालन करने। यानी कि जो भी तुम देखोगे ना बेटा सर्विस टैक्स में सब कुछ लिखा, साथ में रहेगा सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। इसका अलग से कोई बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि उसी मकान के कोने में रहता है। यानी कि सर्विस टैक्स एक्ट का कोई अलग से कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है, उसी एक्साइज एक्ट की बिल्डिंग में ही तुमको सर्विस टैक्स का रूल मिलेगा। वो अलग बात, एक सेपरेट रूम जरूर मिल जाए। सेपरेट रूम है, बड़ा हो गया ना बेटा तो सेपरेट रूम में रख दिया, पर चीजें सारी की सारी किसके थ्रू होगी? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1940। तो घबराना मत। मैंने एक्साइज की जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है जो हम छोड़ क्या है, सर्विस टैक्स के बाद हम उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा दोनों भाई है। जो वहां लिखा गया, यहां लिखा गया, यहां लिखा गया, वहां लिखा गया। आइए स्टार्ट। देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स का कोई सेपरेट एक्ट नहीं है। नहीं है तो नहीं, क्या कर सकते हैं हम? तो उसी के ऊपर एरो करके क्या लिखोगे बेटा? सर्विस टैक्स इज अ रूल service tax is a rule which is governed under Central Excise Act 1944. ठीक है, which is governed under Central Excise Act 1944. अच्छी बात है। The provision of service tax contained in Chapter 5 of the Finance Act 1994, बात हो चुकी है Finance Act 1994, and administrated by whom? Central Excise Department. Service tax is being imposed and scope has been enhanced by amending Finance Act 1994 from time to time. इसका मतलब 1994 में आया। बाबूजी जो थे ना, यानी कि फिनांस मिनिस्टर, साल में केवल एक बार आते थे। जब बजट निकलता था 2-3 लॉलीपॉप देके चले जाते थे, माने 2-3 नया सर्विस आ जाता था। ये किस्सा चलता रहा, हर साल फिनांस मिनिस्ट्री आती रही और 2-3 लॉलीपॉप देके बच्चे को चली जाती, यानी कि सर्विसेज बढ़ना चालू हो गई। इतना सोचो 1994 से 2-3 करते 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 2011 तक 120 सर्विसेज के करीब हो चुकी थी। इतने सारे लॉलीपॉप मिल गए थे, पर अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिला था, तितर फितर होके रखा था। 2012-11 में इन्होंने कुछ रूल बनाए। 2012 में तो इन्होंने बहुत ड्रास्टिकली चेंज किया, बच्चा बड़ा हो गया था। तो हम देखेंगे, हमें मतलब भी नहीं है 1994 में क्या था, हमें तो मतलब है आज क्या है, आज कैसे हम सर्विस टैक्स को प्रोसीड करेंगे। स्टैट्यूट गवर्निंग द लेवी ऑफ सर्विस टैक्स। बेटा ये क्वेश्चन काफी गहन तरीके से आता है कि कहां कहां से सर्विस टैक्स के सोर्स क्या है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, सोर्स ऑफ सर्विस टैक्स। तो घबराना मत, सोर्स ऑफ सर्विस टैक्स बड़ा इजी है। द फिनांस एक्ट 1994 चैप्टर 5, ये कब आया था बेटा? फिनांस एक्ट 1994 में आया था, चैप्टर 5 में आया था।
सेक्शन 64 टू 96(1), यानी कि ये उस समय जब आया था तो सेक्शन इसके कितने गहन थे, 64 टू 96। दिस चैप्टर एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, वाह, पूरे इंडिया में है गोला, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए इंडिया में हर हिस्से को कहा जाता है टीटी, याद रखना वर्ड टीटी, टीटी मतलब टैक्सेबल टेरिटरी, और जम्मू एंड कश्मीर को कहा जाता है एनटीटी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अब मैं तुमसे पूछूं यूएसए क्या है तो क्या बोलोगे, टीटी या एनटीटी? एनटीटी, माने इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर एनटीटी और बाकी इंडिया के बाहर जो है सब कार्य सारे के सारे क्या है, एनटीटी। यानी कि अगर तुमसे पूछे टीटी क्या, बोला ऑल इंटायर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और एसटी का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब टीटी में सर्विस को दिया जाए, एनटीटी में सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो जम्मू एंड कश्मीर इज ए एनटीटी, ठीक है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। चलो, द सर्विस टैक्स रूल 1994, जिसे हम एसटीआर रूल भी कहते हैं। सेनवेट क्रेडिट रूल 2004, जो एक्साइज के साथ, बेटा पहले सेनवेट अलग था, सर्विस टैक्स के रूल अलग थे। 2004 में सर्विस टैक्स और सेनवेट एक्साइज को पंच किया गया, तब निकल के आया सेनवेट क्रेडिट रूल 2004। उसके पहले मॉडवेट हुआ करता था, मॉडिफाइड वैल्यू एडिशन टैक्स, पर गवर्नमेंट को लगा कि एसटी और ये तो भाई है, बेटा बेटी है, चलो इनको पंच कर दिया जाए। तो उन्होंने एक्साइज और सर्विस टैक्स रूल को पंच करके एक नया रूल निकाला, सेनवेट क्रेडिट रूल 2004। ठीक, द सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ पर्सन, द सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन रूल 2006, द पीओटी रूल 2011 एंड द प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स रूल 2012। पहले को पीओटी कहते हैं, पीओटी जो है ना बेटा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल, उसके ब्रैकेट में लिखो पीओटी, हम इसको शॉर्ट वर्जन में हमेशा बोलेंगे पॉट, ठीक, और नीचे जो है वो खतरनाक है, पॉप, ठीक है, ऊपर में है पॉट, नीचे है पॉप, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, पॉप। सोर्सेज ऑफ सर्विस टैक्स, एक्स्ट्रा मार्क्स कर लो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में। As you are aware, there is no separate act for service tax. आपको पता है ना सर्विस टैक्स के लिए अलग से कोई एक्ट नहीं है, तो इसके कई सारे सोर्स होंगे। कब जब हमारा कोई ठिकाना नहीं होता है रहने का, तो हमारे कई सोर्स होते हैं, कभी इस मित्र के चले जाते, कभी उस मित्र के सो जाते, कभी कभी नई मित्र होता है तो बेंच पे सो जाते, रोड पे सो जाते, सोर्स बहुत सारे हैं हमारे। तुम बेटा क्या करते हो, बोला कुछ नहीं। जो लोग कुछ नहीं करते ना उनके पास बहुत सोर्स होते हैं। मैं क्या करता हूँ, नौकरी, अच्छा सैलरी सोर्स है। मैं क्या करता हूँ, बिजनेस, बिजनेस सोर्स है। ठीक है, क्या है, मेरे पास मकान है, एचपी सोर्स है। पर मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, पर भी करोड़पति है, तो समझ लो क्या क्या सोर्स होंगे। तो इसके सोर्स क्या है, फिनांस एक्ट 1994 जब पैदा हुआ, रूल्स ऑन सर्विस टैक्स के रूल भी साथ में आए, नोटिफिकेशन भी जारी होते हैं जो गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर सर्कुलर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स करती रहती है, ऑर्डर्स ऑन सर्विस टैक्स सीवीडीटी करती है, एंड ट्रेड नोटिस ये तो डिपार्टमेंट का कोई भी कर सकता है। तो ये सोर्स है। कहाँ कहाँ से आपको सर्विस टैक्स पता चलेगा, क्या क्या सर्विस है। सबसे पहले फिनांस एक्ट को फॉलो करेंगे, फिर एसटीआर को फॉलो करेंगे, फिर नोटिफिकेशन को फॉलो करेंगे, सर्कुलर को फॉलो करेंगे, ऑर्डर को फॉलो करेंगे, एंड ट्रेड नोटिस को फॉलो करेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीजें, सर बहुत सारी चीजें। चार्जेस ऑफ सर्विस टैक्स, सेक्शन 65B specify the charge of service tax at the rate of 14%। अभी आपको एहसास भी हो रहा होगा कि सर 14 तो नहीं, 14.5 है। स्वच्छ भारत सेस भी है 0.5% का। तो आपको बता देता हूं, जो लोग आईपीसीसी दे रहे हैं वो आईपीसीसी वालों के लिए स्वच्छ भारत सेस एप्लीकेबल नहीं है, मई के लिए ध्यान रखना है। आपके इंस्टीट्यूट का भी सर्कुलर आ चुका है, 0.5 नहीं है, ना इंटर में है ना फाइनल में। सीएमए का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि वो स्वच्छ भारत सेस के साथ एग्जाम में पूछेगा या एक्सक्लूडिंग। ठीक है, तो आप 14% के हिसाब से पढ़ेंगे, पर अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारा सीएमए इंस्टीट्यूट थोड़ा एक कदम आगे रहता है ना, अगर पूछ लिया तो 14 की जगह 14.5 कर देंगे। मैं आपको बता दूंगा, आ जाना चाहिए, फरवरी हो गया, बता ही देगा वो लोग, आरटीपी आएगी तो। पर हमारे सीए वालों ने क्लियर कर दिया, उनका रिवीजन टेस्ट पेपर और अमेंडमेंट में भी उन्होंने 14% ही दिया है। तो नवंबर से एप्लीकेबल हुआ ना बेटा स्वच्छ भारत सेस, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 6 महीना नहीं हो रहा था तो उन्होंने लागू नहीं किया। पर जून है तो हो सकता है सीएमए में स्वच्छ भारत सेस पूछ ले, यानी कि वो इंप्लीमेंट कर दे। तो आई विल टेल यू, डोंट इशू, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। और सबसे गंदी बात क्या है पता है,
अच्छी बात भी बोल सकते हो तुम इसको। पहले था 12%, उसके ऊपर 3% का एडुकेशन सेस, तो 12.36 होता था। अब है 14% पर एडुकेशन सेस नहीं है। एसटी एक वो चैप्टर है जहां पे एडुकेशन सेस नहीं है, ठीक है। तो फ्लैट 14%, और स्वच्छ भारत सेस आ गया तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा 14.5। तो कहीं ना कहीं और इजी हो गया हमारे लिए, रेट ऐसा है, ठीक है भाई। ऑन द वैल्यू, ओ माय गॉड, अभी अभी आप पढ़ के आए हो, आईडीटी में डायरेक्ट टैक्स में नेट इनकम पे टैक्स लगता है और आईडीटी में वैल्यू पे लगता है। एक्साइज में भी हम एवी निकालते हैं, यहाँ पे भी वैल्यू निकालेंगे, कस्टम में भी एवी निकालेंगे, ठीक है ना। ऑन वैल्यू ऑफ ऑल सर्विसेज, बोला बड़ा गला गला फाड़ के बोल रहा ऑल सर्विसेज, पर ये गलत बात है, झूठ बात है। ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब अभी जो मैं दे रहा हूं, और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, जो देने वाला हूं, पर ये देने वाला से कुछ नहीं होगा कि देने वाला हूं। मैडम आई, ये आया, बोला सर आपका नेक्स्ट बैच कब चालू, मैंने कहा मार्च में। अग्रीड टू प्रोवाइडेड, चला गया पूछ के डिपार्टमेंट गए, आप अग्रीड टू प्रोवाइडेड सर्विस टैक्स दीजिए। बोला पागल हो गए क्या, पूछने आया था, ठीक है। होगा ये रूल, तुमको लगता है कुछ नहीं, खाली पूछने आया तो मैं टैक्स दे दूंगा, नहीं। पर ये बंदा आया, बोला अप्रैल में, मैंने कहा मार्च के लास्ट में चालू है। सर ठीक है 2000 रुपया आप रखिए एडवांस। जैसे वो एडवांस देता है, अग्री टू प्रोवाइडेड का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं सर्विस अभी नहीं दे रहा हूं, मैं दूंगा बाद में, पर पैसा तो ले चुका हूं ना, तो अग्री टू प्रोवाइडेड यहां पे सर्विस टैक्स लग जाएगा। यानी कि अग्री टू प्रोवाइडेड का कॉन्सेप्ट तभी दिमाग में लाना बेटा जब एडवांस में पैसा मिले, अगर नहीं मिले तो फिर तो मतलब ही नहीं इस लाइन का। इन ए टैक्सेबल टेरिटरी, ओ टीटी, ठीक, कॉमा आगे भी देखो कितना बड़ा लाइन है, अदर देन सर्विस स्पेसिफाइड इन नेगेटिव लिस्ट, आ गया ना, एक लाइन में सब कुछ डाला है उन्होंने। बोला हम क्या लेंगे, 14% लेंगे, किसके ऊपर लेंगे, वैल्यू के ऊपर लेंगे। कौन सी सर्विस जो हम प्रोवाइड करें, अग्री टू प्रोवाइड, अग्री टू प्रोवाइडेड मतलब अगर एडवांस मिल गया है, ठीक है, और वो सर्विस कहां परफॉर्म होनी चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, ठीक है। फिर ब्रैकेट में लिखा अदर देन, उन सर्विसेज को छोड़ के जो क्या है नेगेटिव लिस्ट में, जो नेगेटिव लिस्ट में क्यों दिमाग लगाएंगे। आगे बढ़ो, स्वच्छ भारत सेस फ्रॉम 15/11/2015 नॉट एप्लीकेबल फॉर May 2016, लिख दिया है मैंने क्लियरली। स्वच्छ भारत सेस हैज बीन लिवाइड अंडर सेक्शन 119 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2015 फ्रॉम 15/11/2015 एट द रेट ऑफ 0.5% net of exemption on the value of taxable service, excluding exempted and not taxable service. Rate of service tax would be 14.5 from 15/11/2015। 16 गलती से प्रिंट हो गया, 15 करो, ठीक है बेटा। अगर आ गया तो रेट क्या हो जाएगी बेटा, 14.5, नहीं है तो 14, कोई हाथी घोड़ा मैदान तो है नहीं इसमें। अच्छा, ए सर्विस टैक्स हैज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के हर जगह सर्विस टैक्स है, बहुत अच्छी बात है। सर्विस टैक्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, अंडरलाइन द वर्ड होल ऑफ इंडिया, हो तो गई, कितनी प्यार से आपने लिख लिया इंडिया, इंडिया अभी सीख के आए तो इंट्रोडक्शन में, एक्साइज में इंडिया कितना जबरदस्त था, है all the state including union territories including जम्मू एंड कश्मीर भी था, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में एक्साइज लग रहा है पर एसटी नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर हम गए तो बोले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिर गए एससीजेड, फिर नीचे आए तो टेरिटोरियल वाटर में बोले 200 नॉटिकल माइल, वो एक इंडिया की डेफिनेशन थी, वो और ये अलग है। मैंने पहले कहा था इंडिया की डेफिनेशन एक्ट वाइज चेंज हो रही है, देखो क्या लिखता है, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ओ यूनियन आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। द टेरिटोरियल वाटर, वाओ, टेरिटोरियल वाटर कहां तक, 12 नॉटिकल, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव, कॉन्टिनेंटल सेल्फ मतलब इंडियन कस्टम वाटर 24 नॉटिकल माइल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ओ माय गॉड 200 नॉटिकल माइल, और एनी अदर मैरीटाइम जोन, माने वाटर थ्योरी आ गई, as defined in the territorial continental self exclusive economic zone other maritime zone। अच्छा, the seabed, seabed मतलब समुद्र की ऊपरी सतह है, and subsoil माने पाताल, underlying the territorial water माने पानी की ऊपरी सतह भी मेरी है और उसके नीचे अगर है तो वो भी है, their space आसमान भी मेरा है, above the territory and territorial water and 5 टिक करो, 5 को टिक करो, द इंस्टॉलेशन
structure and vehicle located in the continental shelf of India and the exclusive economic zone of India for the purpose of prospecting or extraction और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड सप्लाइड। ये मेरे ख्याल से एक्साइज में भी सिखाया मैंने कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक जो एरिया है उस एरिया में अगर आपको इंस्टॉलेशन या स्ट्रक्चर या व्हीकल को यूज करते हो किसके लिए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को लगाने के लिए, तो उस एरिया को हम क्या मान लेंगे, इंडिया। इससे बचेगा कौन, एसएससी बचेगा ना, नहीं तो बेटा इंडिया नहीं मानोगे तो इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट होने से कस्टम का प्रोविजन आता है, और अगर इंडिया नहीं होगा तो एक्साइज का प्रोविजन आएगा। पर इसमें डूबा कौन, मरा कौन, जल्दी बताओ, बाहर। क्योंकि जनरली जो स्ट्रक्चर्स जो लगते हैं, जो व्हीकल जैसे ऑयल रिक्स कहते हैं, ऑयल रिक्स जहां से तेल निकाला जाता है, इनके प्रॉब्लम क्या है, ये मैक्सिमम चीजें जो जापान या यूएसए से हम हायर करके लाते हैं, अपना नहीं होता है, ये हायर में आता है। जापान और यूएसए इज लीडिंग, तो हमने यूएसए से लेके आए, तो यूएसए का कोई बंदा तुमको वेसल दे रहा है क्या, यानी कि वेसल दे रहा है, यानी कि उसके वेसल से ऑयल निकालोगे तुम, पेट्रोलियम निकालोगे, तो सर्विस दे रहा है ना, यानी कि, और वो सर्विस कहां दे रहा है, टीटी। देखो कितना लंबा टाना है, टीटी यानी कि टैक्सेबल टेरिटरी में दे रहा है, सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि जो फॉरेनर है ही इज लाइबल टू पे सर्विस टैक्स, प्रोवाइडर हुआ है, रिसीवर है। पर तकलीफ की बात, दुख की बात भी है, इसे हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सीधा रूल नहीं, उल्टा रूल लगता है। उल्टा मतलब रिवर्स चार्ज, और रिवर्स चार्ज मतलब रिसीवर सर्विस टैक्स देगा। गवर्नमेंट का कहना मैं प्रोवाइडर का कहां ढूंढूंगा लंदन में जाके, बेटा तू ही दे दे है? ऐसे भी बेटा वो ही देता, इस बार गवर्नमेंट डायरेक्टली बोल रहा है तुम दो, नहीं तो प्रोवाइडर से मांगता, प्रोवाइडर देता, और प्रोवाइडर रिसीवर से लेता नहीं लेता वो उसकी प्रॉब्लम थी। हो सकता है ना प्रोवाइडर तो दे दिया पर रिसीवर बोला मैं नहीं दूंगा, क्या कर लेगा प्रोवाइडर, पर गवर्नमेंट को क्या लेना था, गवर्नमेंट की जेब में पैसा जा चुका है। पर इस केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस में गवर्नमेंट को बाहर पे भरोसा नहीं है कि वो देगा कि नहीं देगा, इसलिए भैया तू ही दे दे, तो रिवर्स चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। आइए अब देखो कितने मजे से चार्ट बनाया गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 टू द एरिया स्पेसिफाइड एज बिलो इन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ के अंडरलाइन में कर लो, ध्यान न रहे तो, कस्टम वाटर, कौन सा वाटर, कस्टम वाटर, to the area specified as below in the continental shelf and exclusive economic zone। मतलब कितना इंडियन वाटर कितने दूर तक है बेटा, 24, इंडियन कस्टम वाटर 24 और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। देखिए द एरिया इन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या बोल रहा है, होल ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा एरिया पकड़ेंगे। पर्पस एनी सर्विस प्रोवाइडेड for all activities pertaining to construction or installation, structure and vehicle for the purpose of prospecting or extraction or production of mineral oil and natural gas, ठीक है ना, and supply thereof। फिर बोल रहा है the installation, structure and vehicle within the continental shelf and exclusive economic zone of India constructed for the purpose of prospecting or extraction or production of mineral oil and natural gas, any service provided or to be provided by to such installation, structure and vehicle and for the supply of any goods connected with the said activity। आप इन दोनों को पढ़े, पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आया दो चार्ट क्यों बना हुआ है। It's not a small thing, it's a big thing। आप पढ़ो, आपके पास पूरा टाइम है, आप पढ़ो, मुझे खाली जवाब दो। दो अलग अलग पॉइंट है और इंडिया है, आप बहुत बेसिक चीज पे पढ़ रहे हो, इंडिया।
है ना, 12 नॉटिकल माइल। इसके बाद 24 और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल। हमारा इशू ये 12 नॉटिकल माइल को लेके कभी नहीं है, क्योंकि ये तो इंडिया है, तो ये तो टेरिटोरियल वाटर है। हमारा इशू यहां पे है कस्टम वाटर, और हम इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, हम एक कंपनी है, हमारा कंपनी का नाम है बेटा, हमारी कंपनी का नाम है रिलायंस या HPCL। इनको अचानक पता चला कि फलाना फलाना एरिया में 70 नॉटिकल माइल में गैस का एक रिजर्व है। यहां पे इनको पता चला कि गैस का एक रिजर्व है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस का रिजर्व है। कहीं ना कहीं एसटी और एक्साइज एक जैसा है, पंच करो। अगर मैं एक्साइज के टर्मिनोलॉजी में जाऊं तो नेचुरल गैस का जो एरिया है, अगर हम यहां से नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्साइज के हिसाब से उसे हम इंडिया ही मानेंगे। अब ये नेचुरल गैस जो है, अब मुझे खाली नेचुरल गैस का रिजर्व पता लगने से थोड़ी होता समुद्र के भीतर, अब तो बहुत सारे काम, असली काम तो अब बाकी है, पता चल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, या हमें पता चला कि नेचुरल गैस है तो हमने स्ट्रक्चर बनाना चालू किया, एकदम डीप सी पोर्ट, या स्ट्रक्चर बनाना चालू किया। हमने एक वेसल का भी जुगाड़ किया, और ये वेसल में ऑयल रिग्स लगे हुए थे। ठीक है, एक पूरा का पूरा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, फिर यहाँ से ये रिजर्व होता है। अब बेटा स्ट्रक्चर बन रहा है, अग्रीड, ये स्ट्रक्चर कोई तो बना रहा होगा, कोई तो बना रहा होगा। मैंने किसी भी कंपनी से कहा कि भाई मेरा स्ट्रक्चर बनना है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हेवी से भी कहा, वेल ये सब कामों में एकदम हाई फाई है। ठीक है, या जनरली फॉरेन कंपनियां यहाँ पे आके क्या करती है, बनाती है। तो एक फॉरेन कंपनी से भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कंपनी का काम क्या था, वो यहाँ पे आके स्ट्रक्चर को बनाएगी। ठीक है, एक इंडियन कंपनी भी है, इंडियन कंपनी ने भी हमें क्या किया, स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको भी हमने क्या किया, नोटिफाइड किया। ये जो ऑयल रिग्स, इसको क्या बोलोगे बेटा, ऑयल रिग्स। ये ऑयल रिग्स हमने क्या की, जापान से मंगवाई। सब कुछ 70 नॉटिकल माइल्स में काम चल रहा है। अब मुझे खाली अपनी सोच, आपकी सोच से ये बताओ, यहाँ कैसी कैसी सर्विसेज हो रही है। पेट्रोलियम निकाल के एक्सट्रैक्ट करके बेटा, वो तो एक्साइज के प्रोविजन में, क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट करके उसको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को प्यूरिफाइड करेंगे। खाली वो लिक्विड पेट्रोलियम क्रूड तो लेके कुछ करना नहीं है, उसको लेकर रिफाइनरी में लेके जाएंगे। रिफाइनरी में रिलायंस इज द नंबर 1, आपको पता ही है। कल भी आपने देखा होगा विशाखापट्टनम में रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ। उनका काम क्या है, क्रूड को रिफाइन करके प्यूरिफाइड करके मार्केट में लाना। ठीक है, अब तुम अपनी सोच से बताओ, ज्यादा बेटर ये रहेगा, ये जो बना है इसमें क्या क्या सर्विसेज इन्वॉल्व है। कंस्ट्रक्शन की एक सर्विस सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है कि हाँ, कोई ना कोई बंदा, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, जो उस 70 नॉटिकल माइल में क्या करिए, स्ट्रक्चर बना रही है। तो स्ट्रक्चर बनाना भी तो एक सर्विस है। दूसरी सर्विस हमें दिख रही है कि जापान से ऑयल रिग्स लाए हैं, तो ऑयल रिग्स वाली कंपनी ने हमें ऑयल रिग्स दिया है, सर्विस ही हुआ, हायरिंग पे दिया है कि भाई तुम इसे यूज करो। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, अब वर्ड को पकड़ना चालू करो। ये कह रहे हैं द एरिया इन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव, ये मेरा एरिया सामने बोर्ड पे मैंने दे दिया, ये इस एरिया के बारे में बात कर रहा है वो। पर्पस क्या है, माने ये जो एरिया है इसे हम इंडिया मानेंगे अगर पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए यूजर, हमेशा इंडिया नहीं है बेटा कि जब इच्छा इंडिया बोल दिए। इंडिया हम इसे बोलेंगे, यानी कि 24 से लेके 12 से लेके 200 नॉटिकल माइल तक भी इंडिया आएगा। पर्पस किस पर्पस के लिए आएगा इंडिया, एक ही पर्पस है, क्या बोल रहा है, बोला एनी सर्विस प्रोवाइडेड फॉर, एनी सर्विस प्रोवाइडेड फॉर ऑल एक्टिविटीज पर्टेनिंग, कोई भी एक्टिविटी, ऑल एक्टिविटी पर्टेनिंग, किससे रिलेटेड, टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन
structure and vessel for the purpose of prospecting or extraction or production of mineral oil, natural gas and supply thereof. What is the real thing? बड़ा सिंपल लगा, आप देखो बड़ा सिंपल लग रहा है कि अगर एक फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी इस 12 से बाद ऑन 200 नॉटिकल माइल तक कोई सर्विस दे रही है, ऑल किससे रिलेटेड? कंस्ट्रक्शन से। क्या चीज का कंस्ट्रक्शन? इंस्टॉलेशन। क्या चीज के लिए? फॉर एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। वो सर्विस मान ली जाएगी इंडिया में ही दी जा रही है, माने इस पर्टिकुलर चीज के लिए उसे इंडिया ही माना जाएगा। ठीक है भाई, ये तो इजी लग रहा है, चलो समझ। सेकंड वाला पार्ट और टेंशन हो गया। क्या बोल रहा है? द एरिया इन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? द इंस्टॉलेशन, स्ट्रक्चर एंड व्हीकल within the continental shelf and exclusive economic zone of the India constructed for the purpose of prospecting or extraction of production of mineral oil and natural gas। ये कह रहे हैं कि ये जो एरिया है आपका 12 से लेके 200 नॉटिकल माइल तक, इसमें जो इंस्टॉलेशन हो रहा है, स्ट्रक्चर हो रहा है, व्हीकल आ रहा है फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन। पर्पस क्या होना चाहिए? एनी सर्विस प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय टू सच इंस्टॉलेशन, स्ट्रक्चर, व्हीकल एंड फॉर द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स कनेक्टेड विद द सेड एक्टिविटी। मतलब ये इंस्टॉलेशन और स्ट्रक्चर जो हो रहा है, इसको स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किसी और तरीके की भी तो सर्विस यूज की जा रही है। तो इसमें तो देखो बेटा, इंडियन कंपनी दे रही है, हमें पता है, भारत हेवी दे रहा है, या फॉरेन कंपनी दे रही है। ये जो सर्विस यहां दे रही है तो हो गया क्या? इंडिया में दे रही है। चलो, ये जो सर्विसेज ये है फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी है, ये भी तो कहीं ना कहीं से सर्विसेज को एंजॉय कर रही होगी। ये भी तो, ये पूरा तो स्ट्रक्चर ये नहीं बनाएगी। ये इंडियन कंपनी ने भी किसी से कहा कि भाई मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसके लिए मुझे सर्विस दो, तो इसको कोई सर्विस दे रहा होगा, जिसे हम एक्साइज में अपने बोलते हैं इनपुट, यहां बोलते हैं इनपुट सर्विस। ठीक, इनको भी कोई सर्विस दे रहा होगा, इनपुट सर्विस। ये जो सर्विसेज दी जा रही हैं, किस लिए दी जा रही हैं? कि ये इंस्टॉलेशन या स्ट्रक्चर के काम को पूरा कंप्लीट किया जाए। तो इसको भी हम बोलेंगे, ये जो सर्विस दी जा रही है, इसके लिए भी हम इसे इंडिया मानेंगे। ये जो सर्विस दी जा रही है, इसको भी हम इंडिया मानेंगे। यानी कि सर्विस सेक्टर के पूरे एरिया को उन्होंने कवर किया कि 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक अगर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन सर्विसेज हो रही है, इंस्टॉलेशन हो रहा है एक्सट्रैक्शन या पेट्रोलियम नेचुरल गैस के लिए, वो इंडिया में ही माना जाएगा। और उन इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में ही माना जाएगा अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है उस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। मैं आज ट्यूशन पढ़ा रहा हूं बेटा, तुम्हारे लिए तो सर्विस दिख रही है कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, पर इस ट्यूशन को पढ़ाते वक्त भी तो मैं भी तो कई सारी सर्विसेज यूज कर रहा हूं। आज उसकी सर्विसेज को यूज कर रहा हूं, वो फोटोग्राफी कर रहा है, ठीक है, मटेरियल छपवा रहा हूं, वो भी मेरे को सर्विस दे रहा है। तो इस काम को पूरा करने के लिए मैं जो सर्विस दे रहा हूं वो तो तुम्हें आंखों देखा हाल है कि भैया मुझे सर्विस दे रहे हैं, पर भाई मैं जो सर्विस को परफॉर्म कर रहा हूं इसके लिए भी तो मुझे कई सारी सर्विसेज दी जा रही है। तो वो जो सर्विस मुझे दे रहा है वो भी तो एजुकेशन से रिलेटेड हो गई ना। मैं तो एजुकेशन हूं, टीचिंग प्रोफेशन है, पर उनके भी सर्विसेज कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड हो जाएगी। आप स्कूल जाते हो बेटा, स्कूल में गए, स्कूल में सर्विस जा रही है, बोर्डिंग स्कूल में, बोला बेटा बच्चा रहेगा भी, खाएगा भी, पिएगा भी, रहेगा, चलो ठीक है। कितनी सिंपल दिख रहा है ना, बोर्डिंग स्कूल में बेटा पढ़ रहा है, बेटा वो जो खाएगा उस खाने के लिए क्लीनिंग स्टाफ होगा कि नहीं, हॉस्पिटलिटी सर्विस होगी, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होगी। यानी कि एजुकेशन को खाली नाम से मत देखो, एजुकेशन की पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 50 तरीके की सर्विसेज की जरूरत होती है। उन्हें भी हम क्या नाम देंगे? ऑक्सिलरी सर्विस। ऑक्सिलरी मतलब उस सर्विस को देने के सहायक सर्विसेज को भी हम उसी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको दो एरिया में कन्वर्ट किया। पहला उन्होंने बोला द एरिया इन विच कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, द एरिया इन द होल ऑफ द कॉन्टिनेंटल से, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को हम इंडिया मानेंगे। अगर उसका पर्पस कब मानेंगे? अगर कोई सर्विस दी जा रही है फॉर ऑल एक्टिविटी। किस लिए ऑल एक्टिविटी? पर्टेनिंग टू कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ व्हीकल। किसके लिए? एक्सट्रैक्शन। फिर ये कह रहे हैं द एरिया इन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, द इंस्टॉलेशन, स्ट्रक्चर्स एंड व्हीकल विद इन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ, ये कंस्ट्रक्ट क्यों किया गया ये एरिया? एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इस एरिया में जो अब सर्विसेज दी जाएंगी ये तो तैयार है, अब इसमें भी जो सर्विसेज दी जाएंगी ये भी क्या होगा? मान लिया जाएगा किसमें दी जा रही? इंडिया। यानी कि दो पॉइंट है, एक तैयार होने की प्रक्रिया में जो सर्विस है,
और तैयार होने के बाद जो सर्विसेज हैं दोनों को ही क्या माना जाएगा? इंडिया। आप खाली बना लोगे तो हो जाएगा क्या काम? बन गया। अरे भैया, इसके बनने के काम भी चालू होता है और बनने के बाद जो सर्विसेज हैं वो भी क्या माना जाएगा? इंडिया में ही दी जा रही है। तो इफ यू आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग द सर्विस in 80 nautical mile to an installation which is for extraction and prospecting, वो सर्विसेज भी क्या है? माना जाएगा इंडिया में। और जो शुरू में जो सर्विसेज हुई थी बनाने के लिए वो भी कहां मानी गई? इंडिया में मानी गई। माने ये एरिया बहुत माने डेंजरस है। और एक्साइज के पर्पज से जाओ तो ये भी जान लो, इस एरिया में जो नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, पेट्रोलियम क्रूड का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, क्या माना जाएगा? इंडिया। और उस पर एक्साइज लगेगा या कस्टम? एक्साइज। याद है ना? इंडिया इंक्लूड सम डेजिग्नेटेड एरिया इन मैरीटाइम जोन, तो ये वो एरिया है जो है। तो सर्विस टैक्स एक्साइज दोनों ही यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी हो रही। निकालोगे तो एक्साइज, सर्विस दोगे तो सर्विस टैक्स। आप एक बार अपने से पढ़ो और मन में जो भी हो ना वो जरूर पूछना। ऑफिस तो है। और याद रखना बेटा, सर्विस टैक्स बड़े खुले दिमाग से पढ़ने की चीज है, बहुत खुले दिमाग से। शुरू की 1-2 क्लासेस को बहुत, एक दो नहीं, शुरू की 3 क्लासेस को बहुत कंसंट्रेट करके पढ़ना। ये बेसिक सिखाएगा तुमको, और बेसिक अगर वीक हुआ ना आपका तो आप पूरा बर्बाद कर लोगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे में तुम्हें जाके पता चलेगा कि भाई कैसे करना है, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। क्या करना है और कैसे करना है वो तुमको खुद को जज करना है। तो इसलिए आराम से, हम इसलिए इसको 12-14 क्लास बोलते हैं क्योंकि पता है 1-2 क्लास तो समझने में चला जाता है एग्जैक्टली हम पढ़ क्या रहे, तो कोई टेंशन नहीं है। और जब फाइनल में तुम लोग जाओगे तो उम्मीद करता हूँ ये नहीं रहेगा, तब तक जीएसटी आ जाएगा। और जीएसटी इज अ कॉम्बो ऑफ सर्विस एक्साइज। तो तुम्हारा अगर सर्विस टैक्स उच्च कोटि का है तो जीएसटी पढ़ने में शायद तुम्हें सबसे ज़्यादा मजा आएगा। तुम कंपेरिजन कर सकते, अरे हमने वहाँ पे ये पढ़ा था, अभी ये कंपेरिजन हमेशा सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाती है। किसी को पूछना है? मैं जो सर्विस आपको दे रहा हूं बेटा, ये आउटपुट सर्विस है। बहुत अच्छी बात है। मैं जिससे ले रहा हूं, मैं भी तो ले रहा हूं, मैं मटेरियल छपवा रहा हूं, मैं फोटोग्राफर की सर्विस ले रहा हूं कि नहीं, मैं टेक्नीशियन की सर्विस ले रहा हूं, प्रोजेक्टर खराब हो जाता है तो ठीक करने की सर्विसेज ले रहा हूं, मैं मोबाइल फोन को भी मैं सर्विस इनपुट सर्विस में डाल सकता हूं। मेरे लिए, आपके लिए नहीं। आपके लिए तो कुछ है ना, आप तो रिसीवर हो, आप क्यों दिमाग लगाते हो यार। मैं हूं प्रोवाइडर, सारा गेम तो प्रोवाइडर का है। प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहा है वो कई सर्विसेज को मिक्स करके दे रहा है। तो प्रोवाइडर के लिए इनपुट और आपको जो दे रहा आउटपुट, आपके लिए तो आप तो रिसीवर हो, आप तो पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, घर चले जा रहे हो। आपको क्या करना, आपके लिए ये सब, आपके लिए टॉपिक पढ़ ही नहीं रहे हम हमेशा किसके लिए पढ़े? प्रोवाइडर के लिए। एक ही नेचर हमारा है प्रोवाइडर, बाकी कोई नेचर ही नहीं है। तो अगर आप अभी भी कई बच्चे, इसमें जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसमें कई बच्चे तकलीफ ले रहे होंगे, सर एग्जैक्टली क्या, तो फिर उनको बोल रहा हूं थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा बड़ा करो। इस पर्टिकुलर एरिया को जो मैंने गोला मारा, इसमें 2 तरीके का काम चल रहा है। एक, सबसे पहले मुझे पता चला क्रूड ऑयल है, पता चला रिलायंस को, रिलायंस ने क्या किया, जापान की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, एक यूएसए की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई सही 70 नॉटिकल माइल में मुझे इंस्टॉलेशन करना है। तो जापानीज और यूएसए कंपनी आएगी, इंस्टॉलेशन करेगी, इंस्टॉलेशन कर रही है, तो ये 70 नॉटिकल माइल है। तो इंस्टॉलेशन जो हो रहा है किसके लिए हो रहा है? पेट्रोलियम नेचुरल गैस के लिए। तो वो जो सर्विसेज दी जा रही है किसके द्वारा? यूएसए और जापान के द्वारा, उसे हम बोलेंगे इंडिया में दी जा रही है, सर्विस टैक्स का प्रोविजन आएगा। चलो इंस्टॉलेशन हो गया, रेडी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद इस इंस्टॉलेशन होने के बाद
रिलायंस ने क्रूड निकालना चालू किया, एक्सट्रैक्शन करना चालू किया। अब उस क्रूड और एक्सट्रैक्शन के दौरान भी तो कई सर्विसेज को यूज करेगा वो। तो मैं यहाँ कलकत्ता में बैठा हूँ, रिलायंस ने मुझे फोन किया, बयानी जी आप वहां जाइए, वहां सर्विस दीजिए, इंस्टॉलेशन हो चुका है, सब कुछ तैयार है, अब मैं सर्विस देना चालू करूंगा वहां पे। तो इंस्टॉलेशन में भी जो मैं सर्विस दे रहा हूं वो भी कहां दी मान ली जाएगी, इंडिया में। माने घूम फिर के सब कुछ इंडिया में। 100 बात की एक बात, इसका एक समरी ये होता है। मुझे ख्याल से अब क्लियर होगा क्या? अचानक अगर आपके पास मोहतरमा फोन आता है HPCL का, मैडम 80 नॉटिकल माइल्स में हमारा इंस्टॉलेशन है, जहां पे ऑयल रिग्स है, आप एक काम करिए, वहां के जो एम्प्लॉई हैं उनको आप जाइए, थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन और प्रोस्पेक्टिंग में तो टेक्निकल हेल्प करिए। आप बोट के सारे वहां पहुंच गए, अब वहां पे जाके एक्सट्रैक्शन टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं कि नहीं? तो आप तो गवर्नमेंट को, मैं तो 70 नॉटिकल माइल में दी। अरे बेटा कहां दी हो? और कुछ, ठीक है ना? माने एक है भीतर दे रहे हो और एक इंस्टॉलेशन होने के बाद जो सर्विसेज दे रहे हो, तो सब इनपुट सर्विस। मिटा दूं? बीच में बोलना नहीं। आइएगा पेज नंबर 3। ऐसा है क्या बेटा? इंडिया का 3 हिस्सा है। फर्स्ट हिस्सा जो है, मैप तो तुमने देखा होगा। मैप तुमको लगता है इंडिया यही है, इंडिया वो नहीं है। मैप इज नॉट इन इंडिया। जहां बाउंड्री खत्म होती है ना, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल, नियरली 1.853 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर, इनटू मल्टीप्लाई 12 करोगे तो उतना एरिया भी इंडिया का ही है, ठीक है। उस 12 नॉटिकल माइल के बाद फिर प्लस 12 होता है, जैसे इंडियन कस्टम वाटर कहते हैं, जहां इंडियन मिलिट्री जा सकती है, पकड़ सकती है किसी को भी। उसके बाद जो होता है 24 नॉटिकल माइल के 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहां पे इंडिया का पावर है पाइपलाइन लगाने का, एक्सट्रैक्शन करने का, किसी कंट्री से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। पर 200 नॉटिकल माइल के बाहर अगर आप कुछ करोगे तो वो फ्री एरिया है। फ्री एरिया माने कोई भी दूसरा कंट्री आके वहां पे बैठ सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से बाउंड्री है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए 12, 24 और 200 है, पूरे वर्ल्ड के लिए। अमेरिका अगर आए, अमेरिका का कोई समुद्री बेड़ा माने नेवी से अगर आ रहा है, उसकी हिम्मत थोड़ी है 24 नॉटिकल माइल में बिना इंडिया से पूछे आ जाए। कस्टम वाटर हो, क्या नाम है, इंडियन कस्टम वाटर, नहीं आ सकता है। तो दिस इज ए बाउंड्री। मेरे ख्याल से रेसिडेंशियल स्टेटस जब आपने डीटी में पढ़ा होगा, मैंने लिखा दिया था वहां पे। आइएगा बी, सर्विस टैक्स नॉट एप्लीकेबल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, ये एक्सपोर्ट रूल है, ये ध्यान रखना। पहले कितना अच्छा था पता है? पहले ये होता था कि फॉरेन डॉलर में पैसा आता था उसको एक्सपोर्ट बोल देते थे, मैंने नियम था बड़ा। हमने जब पढ़ा था ना तब ऐसा था, पैसा किस में आ रहा है, डॉलर में, एक्सपोर्ट। क्या कहानी हुई सोचो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक ऐसी कंसल्टेंसी अपने क्लाइंट को दी, सुनोगे? बंदा प्रोवाइडर कोलकाता, बंदा दिल्ली, रिसीवर दिल्ली, और वो बंदा जो दिल्ली में है, दिल्ली के जो ऑफिस है उसके कई सारे ऑफिस है, इंडिया के बाहर भी है। उसे जम के सर्विस दी दिल्ली में, पर पैसा कहां से भेजा, बाहर में जो ऑफिस है वहां से भेजा। पैसा किस में आया, डॉलर में, एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट बोली ये क्या हो रहा है? तब गवर्नमेंट ने नियम निकाला, एक्सपोर्ट रूल बनाया कि भाई खाली पैसा आने से नहीं होगा, उस सर्विस को भी इंडिया के बाहर परफॉर्म्ड करना पड़ेगा। जो तुम लोग गंदगी करते हो ना, दिल्ली में परफॉर्म करके पैसा मंगा लेते हो, क्योंकि फॉरेन कंपनी कई सारी है, फॉरेन कंपनी जो कई सारी, उनकी कई ब्रांचेस इंडिया में। मैंने सर्विस दी ब्रांच को, और वो क्या करता था, डॉलर में पेमेंट करता, बोले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तब इंडियन गवर्नमेंट ने न्याय नहीं कहा, ठीक है पैसा आया, सर्विस कहां, बोला दिल्ली, चुपचाप कर, ये क्या है, एक्सपोर्ट नहीं है। यानी कि एक्सपोर्ट में अब तुम्हें दो बातें समझनी, एक पैसा आना चाहिए, और दूसरा सर्विस भी कहां यूज होनी चाहिए, इंडिया के बाहर। इंडिया में करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये गंदगी को दूर किया गया और कुछ नहीं है। मैं भी अगर क्लाइंट को दूंगा तो मैं यही बोलूंगा, बेटा पैसा हेड ऑफिस से मंगा ले, डॉलर में आ जाएगा। एक्सपोर्ट, करोड़ों रुपए का एक्सपोर्ट, 12% टैक्स बचाओ। अब ये सारे धंधे बंद हो गए, देखना। सर्विस टैक्स कैन नॉट बी लेवाइड इफ सर्विस आर प्रोवाइडेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुझे पता है जम्मू एंड कश्मीर क्या है बेटा, NTT। इन अदर वर्ड्स, इफ ए पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा एक चीज कर, सॉरी,
सर्विस टैक्स कैन नॉट बी लिवाइड इफ सर्विस आर प्रोवाइडेड इन, गोला मारो इन, गोला मारो इन, लग रहा है इन में गोला, अरे बेटा इन ही जान है उसकी। देखो हिंदी में सुनो, सर्विस अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में दोगे तब एग्जम्प्ट है। अगर सर्विस जम्मू एंड कश्मीर से कोलकाता में दोगे तो टैक्सेबल है। इसलिए इन देनी का है जम्मू एंड कश्मीर में। एक बंदा है कोलकाता में, मैं जम्मू में दे रहा हूं, एग्जम्प्ट है। पर एक बंदा है जो जम्मू एंड कश्मीर से कोलकाता में दे रहा है, तो फ्रॉम तो है जम्मू पर इन कहां है, कोलकाता। इसलिए याद रखना हिंदी में में कहां होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए लिखा है इन। इन अदर वर्ड्स, if a person from Jammu and Kashmir provide the service outside Jammu and Kashmir, तो क्या ST लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। In any other parts of India such service is liable under service tax law। पर अगर जम्मू एंड कश्मीर से लंदन में दे रहा हूं तो हद पगला लगेगा। लंदन भी एंटिटी है और जम्मू एंड कश्मीर भी एंटिटी है, एंटिटी टू एंटिटी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एंटिटी टू टीटी होगा तो सोचेंगे, पर एंटिटी टू एंटिटी में मतलब ही नहीं बनता है। फिर तो तुम कल बोलेगा पेरिस से लंदन में दिया, लगाओ इंडियन सर्विस टैक्स, मारेगा वो तुमको। एग्जाम्पल, मिस्टर जे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो सर्विस जम्मू एंड कश्मीर में है, मुझे तो लगता है वो तो चलो एंटिटी में, पर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में है, वहां तो एसटी आएगा। Service tax is not applicable for service rendered in state of Jammu and Kashmir. However, he is liable to pay ST on those services which are rendered outside the Jammu and Kashmir. Agreed? Jol. Jol matlab jol. Mr. H of Hyderabad has a place of business in the state of Andhra Pradesh as well as in the state of Jammu and Kashmir. Hence, he is liable to pay ST on those services rendered in the state of Andhra Pradesh. He is not liable to pay service tax for those services rendered in the state of Jammu and Kashmir. बोलो, क्रिस्टल क्लियर? तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है, 50 एग्जाम्पल पढ़ के कुछ नहीं होगा। मैं तुमको बार बार एक बात बताता हूं, अल्टीमेटली काम तुम्हारी जिंदगी में एक ही चीज आती है, वो आपका कॉन्सेप्ट। अब 50 एग्जाम्पल पढ़ लो, क्या आंसर आएगा? आंसर तो एक ही आएगा ना, जम्मू एंड कश्मीर में, दैट्स ऑल। इतना याद है? 25 क्यों, 100 एग्जाम्पल पढ़ लो, कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। आगे बढ़ो। Mr. I of India provided a technical testing and analysis, technical inspection and certification service which are taxable, comma, from India to Mr. A of USA through internet. यहाँ हूँ, बाहर से फोन आया, सर सर्विस, मैंने इंटरनेट में कहा ऑनलाइन हो जाओ, ऑनलाइन होते होते मैंने सर्विस दे दी। डिपार्टमेंट का कहना है कि भाई सर्विस तो तुम कहाँ से दे रहे हो, कोलकाता में बैठ के दे रहे हो। तो एसएससी का कहना है कोलकाता में बैठ के दे रहा हूं, तो क्या दे तो रहा हूं यूएसए में। तो इंटरनेट के थ्रू जो सर्विसेज थी उनको लेके क्लियर कट कभी रूल नहीं बने थे, बने हुए ही नहीं थे, क्या करें। तो क्लियर कट रूल नहीं बनने के कारण सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा हैरेस करता था पब्लिक को। वो कहता था नहीं। बाद में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंज किया 2012 में। 2012 में उन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, पॉप, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल 2012। उस सर्विस रूल में उन्होंने क्या क्या कई सारे रूल बनाए, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 रूल बनाए। और 14 रूल में 14 रूल जो 14 रूल था उसको कहा आप चाचा जी हो। बोला सर क्यों? 14 रूल बोलता है, चाचा जी बोलते हैं कि लेटर इज बेटर। मैंने 3 रूल पढ़े, 4 पढ़े, परंतु 7 में जाके कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो लेटर इज बेटर, 7वें रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आया। 3 जो है जनरल बॉगी है, जो कहीं नहीं रूल 3 में बता दिया ये है, पर हमें उतना नहीं जाना है अभी, हमें तो इंटरनेट के बारे में जानना है। इंटरनेट के लिए क्लियर कट रूल बना। कैसे रूल बना? मैं एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। अभी आपने उलन कपड़े कई सारे पहने, उलन कपड़े गंदे हो गए हैं, अब अगला जाड़ा में ही निकलेगा, तो आपने क्या किया, ड्राई क्लीनर के पास गए, ड्राई क्लीनर को जाके उलन कपड़े आपने दे दिए, बोले साफ करके दे दीजिएगा। अब क्वेश्चन है पीओपी क्या होगा, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है? तो रूल 4 कहता है वो जगह प्लेस ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस को मानेंगे प्लेस ऑफ प्रोविजन, यानी कि प्रोवाइडर जहां वो अगर गुड्स को फिजिकली आप उसको दे रहे, तो मैं तो कपड़े को फिजिकली दे रहा हूं, तो ड्राई क्लीनर जहां पे है वो प्लेस ऑफ प्रोविजन हो गया। इसी रूल के आते ही
ऐसे डिपार्टमेंट ने फिर अरेस्ट किया, बोला भाई आप जो दे रहे हो इंटरनेट के थ्रू दे रहे हो। कोलकाता वाले इंजीनियर ने कहा सर मैं इंटरनेट के थ्रू तो दे रहा हूं, पर जहां दे रहा हूं वो क्या है, वो मैं मान लो उसका लैपटॉप खराब है, मैं लैपटॉप उसका ठीक कर रहा हूं, वो लैपटॉप कहां पे है? यूएसए में। सर्विस टैक्स लगना चाहिए? आपको क्या लगता है? डिपार्टमेंट बोलेगा लगाएंगे क्योंकि देश की धरती सोना हो गई, सर्विस तो इंडिया से दे रहा है। पर मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज देखो, शायद तुम्हारा ज्ञान बहुत बढ़ेगा। आपका ज्ञान एक बार में जंप कर जाएगा और धीरे धीरे आपको सर्विस टैक्स से प्यार हो जाएगा। बिलीव मी, जब तक एसटी खत्म होगा ना बेटा, तुम्हें बाकी दुनिया में सारे एक्ट एक तरफ सर्विस टैक्स, पर खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? पेज नंबर, ओह ठीक है, पेज नंबर 69 देखना। 69 सॉरी 70 देखो, 70 में है वो। देखो हेडिंग देख सकते हो तुम लेफ्ट में, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मिला, और राइट हैंड साइड में देखो रूल 4A दिया हुआ है, रूल 4A मिला। देखो क्या लिखा है, सर्विस प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस टू प्रोवाइड द सर्विस। आपके घर में रेडियो खराब हो गया, आपका मोबाइल खराब हो गया, आपके कपड़े गंदे हो गए, तो आप इन सब लेकर सर्विस सेंटर जाते हो कि नहीं? तो मेड फिजिकल अवेलेबल टू प्रोवाइडर, वो रूल 4A है। तो वहां पे बोलता है कहां पे मानेंगे सर्विस हो रही है, जहां पे प्रोवाइडर रहता है वहां सर्विस हो रही है। ठीक है, इसमें टेंशन नहीं। सेकंड लाइन देखो, इफ द अफोर्सेड सर्विस आर प्रोवाइडेड फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन मतलब मैं कोलकाता में, सामने वाला बंदा जम्मू एंड कश्मीर में, उससे फोन किया, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है रिपेयरिंग। मैंने कहा एक काम करो ऑनलाइन आ जाओ, मैंने ऑनलाइन में ही उसका लैपटॉप ठीक कर दिया। ठीक है, फिजिकली अवेलेबल अगर देखो तो प्रोवाइडर कहां पे बैठा है? कोलकाता में। और रिसीवर कहां बैठा है? पर क्या रिसीवर ने फिजिकली गुड्स को अवेलेबल मुझे करवाया? नहीं। तो कहीं ना कहीं डाउटफुल था, इस डाउट को यहां पे रूल बना के क्लियर कर दिया। क्या लिखा देखो राइट हैंड साइड में, लोकेशन ऑफ द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस। आप देखना कि गुड्स जिस समय मैं सर्विस को दे रहा हूं उस समय गुड्स कहां पे है? सर जम्मू एंड कश्मीर में है। तो क्या हुआ? एनटीटी, मैं सर्विस कहां दे रहा हूं? जम्मू एंड कश्मीर में, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ये पीओपी रूल ये है। तो आपको हर रूल को, हर चीज को पीओपी रूल से समझना है नए रूल में, कि आप ऐसे नहीं बोलना टैक्सेबल, आप अपने मन से नहीं बोलना। जब भी आएगा धीरे से बोलना सर एक बार चलते हैं पीओपी में, पीओपी को देखेंगे कौन सा पीओपी रूल अवेलेबल हो रहा है, उस पीओपी के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे टीटी है या एनटीटी है, तब अपना आंसर देंगे हाँ सर ये हो सकता है। तो अभी कितने अच्छे से है। अभी मैंने कहा रिपेयरिंग, एक छोटा सा वर्ड है रिपेयरिंग। रिपेयरिंग के सर्विस के समय क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या मानेंगे? जहां पे प्रोवाइडर है, जहां पे मैं रिपेयरिंग के लिए सामान दे रहा हूं। पर यहां पे जो सेकंड एग्जांपल मैंने दिया, रिपेयरिंग तो सामान आ ही नहीं रहा है, रिमोट लोकेशन से दे रहा हूं, भाया इंटरनेट दे रहा हूं। उस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा? जिस समय मैं सर्विस दे रहा उस समय वो गुड्स कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है सर, तो एनटीटी में है। टीटी टू एनटीटी नो सर्विस टैक्स, बच गया जोर। हैदराबाद में देता तो बेटा टीटी टू टीटी नो प्रॉब्लम। चल अब धीरे धीरे दिमाग में आ रहा होगा, चीजें जाना चालू होंगी, 2-3 क्लास में जाना चालू होंगी, 4 क्लास से, तब तक जब तक वैलेंटाइन आएगा तुम बोलोगे आई लव यू सर्विस टैक्स। ठीक है, मोबाइल भी बजना चालू हो गया, गजब। मेरा अकाउंटेंट का मोबाइल बज रहा है। अकाउंटेंट सबने दे दिया इस बैच में? कोई ऐसा है जो ने नहीं दिया? तो वापस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आंसर, these services are not taxable because these are in the nature of export of service from India to country outside India, provided the following condition are satisfied. The service should be provided from India and used सबसे बड़ा वर्ड है used outside India. Payment for such service is received by the service provider in foreign exchange. ये लाइन में बड़ा मजा आया, इस लाइन का भी कहानी हो गया। ये रूल निकला कि भैया ऐसा है कि अब बड़े बड़े लोग क्या करने लगे, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी डीएलएफ, मैं डीएलएफ हूं,
इस बंदे को दुबई में अपनी एक प्रॉपर्टी बनानी है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो इसने डीएलएफ को कॉन्ट्रैक्ट दिया, बोला आप सर बनाइए दुबई में। ये कहाँ, दिल्ली में और मैं नोएडा में, ठीक। डीएलएफ जाके दुबई में बनाने लग गया। डीएलएफ वाले को बोला सर्विस टैक्स, बोला पागल हो गए क्या, सर्विस टैक्स, सर्विस तो दुबई में हो रही है, प्रॉपर्टी कहाँ बन रही है, दुबई में। क्योंकि रूल 5 कहता है जहां पे प्रॉपर्टी होती है, रूल 5 इज फॉर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जहां होगी उसी को प्लेस ऑफ सर्विस मानेंगे, तो दुबई। गवर्नमेंट बोले यार ऐसे तो हर इंडियन कंपनी यही करने वाली होगी। तब उन्होंने आगे जाके एक रूल बनाया। क्या बनाया सुनो, बोला प्रोवाइडर और रिसीवर अगर टीटी में है, प्रोवाइडर और रिसीवर दोनों अगर टीटी में है तो पीओपी टीटी मानेंगे। लो भैया हो गई काम खत्म। बंदा कहा था नोएडा में, देने वाला और लेने वाला कहा था नोएडा में, बिल्डिंग कहां बन रही है, दुबई में, क्या फर्क पड़ता है, दोनों कहां है, रिसीवर। ये बना दिया रूल 7, रूल 8 में ये सारी बातें लिख दी। फिर बोला अच्छा रूल 5 आया, तो चाचा जी क्या बोले, लेटर इज बेटर। 5 ये कहता है तो 7 ये कहता है, 7 को फॉलो करो। तो अब जो चीजें है ना, सब कुछ पूरा सर्विस टैक्स एक चीज पे डिपेंड करता है, वो है पीओपी रूल। और इंटर का बच्चा लोग को पीओपी रूल बोल के हाथी घोड़ा मैदान भी नहीं पता, उससे बोलोगे पीओपी, बोलो वो क्या चीज है। पर आप याद रखना नियम पूरा एसटी किस पे डिपेंड होगा, पीओपी पे। आप कोई भी डिसीजन लोगे तो कैसे सोच के लोगे, पीओपी के हिसाब से। ये डिफरेंस आपका और लोगों में होगा, और बना के रखना इसको, ठीक है। बी स्टॉमस कर लो, आता है कभी कभी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, रूल 6 ऑफ द सर्विस टैक्स रूल 1994 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2012 से इस रूल को लाया गया। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस रूल्स में 1-2 लाइन हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब पढ़ेंगे जो काम किया। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस शैल नाउ बी गवर्न बाय न्यू प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स रूल 1994, नेमली रूल 6 है, गोला मारो रूल 6 है। द फॉलोइंग कंडीशन शुड सेटिस्फाई फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, अंडरलाइन। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए कुछ कंडीशन उन्होंने बताई। क्या, इट मस्ट बी ए सर्विस एज डिफाइंड। सबसे पहले तो यह देखना वो सर्विस है कि नहीं है। कोई, मैंने तो स्टार्ट ही कहा था कि तुम खाली क्लाइंट को ऐसे मत देना, जाओ देना है या नहीं देना, क्लाइंट से पहले पूछ लेना, भाई तू जो दे रहा है वो तो बता, दे क्या रहा है। उसने बता दिया, फिर चेक करो कि सर्विस है कि नहीं है। क्योंकि सर्विस का नियम क्या मैं बता देता हूं, सर्विस मीन्स एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय ए पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर कंसिडरेशन, and include declared service but does not include image. I stand for immoral property, M stand for money, A stand for actionable claims, G stand for goods and E stand for employer and employee relation. अगर एक एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है तो वो सर्विस नहीं है, वो तो सैलरी एम्प्लॉयड है, ठीक है। अगर मैं इमोरल प्रॉपर्टी में सर्विस दे रहा हूं, सर्विस नहीं, क्यों, इमोरल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन या बेचना वो सर्विस नहीं माना जाता है। मनी में अगर डील कर रहा हूं तो वो सर्विस नहीं है। बोला मनी क्या होती है, बताओ, व्हाट इज मनी, बताया हूं मैं तुम लोगों को। जिसका फेस वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, मनी मतलब पैसा, रुपया, तो जिसका फेस वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, तो उसकी सर्विस अगर हो रही है तो उस पर सर्विस टैक्स का कोई प्रोविजन नहीं आएगा। एक्शनेबल क्लेम्स, आपने लॉटरी टिकट खरीदी, एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब जिसके अगेंस्ट में आप एक्शन ले सकते हो। लॉटरी टिकट खरीदी, लॉटरी में तुम्हारा नाम आ गया, वही लॉटरी प्राइस लगी जिसमें तुम्हारा नाम था, तुम्हें जो मिला 500 रुपए इनाम में मिलने वाले थे, सामने वाले ने दिया नहीं, कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, उसे हम सर्विस नहीं कहते। तो यानी कि सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़े सर्विस है कि नहीं, अभी मैं सिखाऊंगा, बस इसके बाद मैं वहीं जा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िए। बाय ए सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन टीटी, कहां से दे रहे हो बेटा, प्रोवाइडर कहां, टीटी। टू ए सर्विस रिसीवर लोकेटेड आउटसाइड, कहां दे रहे हो, एनटीटी, टीटी टू एनटीटी, ठीक। द प्लेस द सर्विस इज नॉट ए सर्विस स्पेसिफाइड इन नेगेटिव लिस्ट, वो सर्विस है जो नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव में होती तो खत्म हो जाती। द प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया, पीओपी क्या होगा, इंडिया के बाहर। एंड द पेमेंट ऑफ सर्विस रिसीव बाय द सर्विस प्रोवाइडर इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि सर्विस इंडिया के बाहर यूज होनी चाहिए, सर्विस देने वाला इंडिया में है, लेने वाला इंडिया के बाहर है, पैसे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आएंगे, तब जाके उसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे, और एक्सपोर्ट के ऊपर सर्विस टैक्स लागू नहीं होगा। तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या दो बातें बेटा इसमें, यूज कहां होनी चाहिए, इंडिया के बाहर, और पैसे किस में आने चाहिए, डॉलर में, दैट्स ऑल, तब होगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। चलिए, ये आया पेज नंबर 4 में
सर्विस मीन्स, पर उसके पहले हम एक खाली पेज लेंगे। अच्छा, एक सेकंड में देख रहा हूं, अगर मुझे मिल जाएगा तो आपका टाइम खोटा नहीं होगा। क्या बनाना, बेकार में इतना लिखूंगा, अभी अभी मैंने फाइनल में लिखा ही था, सेव करके रखा हूं, आपके काम का हो गया। सेक्शन 66B पहले लिख लो, फिर मैं अच्छे से समझा दूंगा। और बेटा नीट एंड क्लीन लिखना एकदम। यहां तक लिखना। क्या चीज? नेगेटिव लिस्ट है, एक्सक्लूडिंग। चलो देख बेटा, दिखने में बहुत छोटा सा चीज है, बहुत छोटा है पर बहुत खोटा है। सारे सेक्शन को कवर करने की चेष्टा की है कि जितना सर्विस टैक्स का मेन फंडा यहां आ जाए,
सबसे पहले इन्होंने लिखा सेक्शन 66 बी चार्जिंग सेक्शन, हर चीज चार्जिंग सेक्शन होता है 66 बी, आपको सेक्शन भी याद हो जाएगा, डोंट वरी। 5 सेक्शन को ध्यान रखना है अपने को। एसटी यानी कि सर्विस टैक्स शैल बी लिवाइड ऑन वैल्यू, वैल्यू निकालना मैं सिम्पल सिखाऊंगा, जिसे कहते हैं वैल्यूएशन रूल ऑफ एरो ऑल टैक्सेबल सर्विस, यानी कि सर्विस टैक्स ऑल टैक्सेबल सर्विस पे, इंक्लूडिंग डिक्लेयर्ड सर्विस के, सर्विस की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा रहेगा सर्विस इंक्लूड डिक्लेयर्ड सर्विस, और सबसे खतरनाक यही है डिक्लेयर्ड सर्विस, यानी कि डिक्लेयर्ड सर्विस को कौन से सेक्शन में हम डिफाइन करेंगे 66 ई में, एक्सक्लूडिंग नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट कौन से सेक्शन में पढ़ेंगे 66 डी। देखो कैसे सेक्शन याद होगा, सेक्शन 66 भी चार्जिंग सेक्शन है, और वो कहता है कि सारी टैक्सेबल वैल्यू जो निकालेंगे टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगा, इंक्लूडिंग डिक्लेयर्ड सर्विस, डिक्लेयर्ड सर्विस को सेक्शन 66 ई में डिफाइन किया गया है, एक्सक्लूडिंग नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस जो हम सेक्शन 66 डी में पढ़ेंगे। इन टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी में क्या आया, लैंड एरिया ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर प्लस इंडियन टेरिटोरियल वाटर प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तभी आएगा अगर वो रिलेटेड किससे, एक्सट्रैक्शन, प्रोस्पेक्टिंग और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ऑयल रिग्स बाय वन पर्सन टू अनदर, एक बंदा जब दूसरे को दे, आज मेरे इस हाथ में बहुत जोर दर्द हो रहा है, ठीक, मैंने इस हाथ को कहा भाई ये हाथ दबा देना, दबा दिया, हाँ भाई हो गया ठीक, भाई एक काम करना, दे ले बेटा तू 2 रुपया दे, इस हाथ ने इस हाथ को 2 रुपया दिया, इसने इसको जेब में दिया, सर्विस टैक्स लगेगा? तुम अपने आप को कैसे सर्विस दे सकते हो? ए मैन कैन नॉट डू बिजनेस विथ हिमसेल्फ, तो ए मैन कैन नॉट गिव द सेल्फ सर्विस जिसे कहते हैं, बाई 1% अनदर सेल्फ सर्विस नॉट टैक्सेबल। छोटा सा था पर बहुत सारी चीजें थी, यानी कि सर्विस में डिक्लेयर सर्विस भी आएगी, आएगी, एक्सक्लूडिंग नेगेटिव लिस्ट है, 2-3 सेक्शन को याद रखना है, और सबसे अच्छी चीज ये है जानते हो, इन टैक्सेबल टेप समरी में इसको डाला गया है, इंटायर इंडिया लैंड एरिया आ गया, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के टेरिटोरियल वाटर भी आया, प्लस वहां से लेके 200 नॉटिकल माइल तक को भी लेंगे, पर वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, एक्सट्रैक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इतना लिखते एक क्लास खराब होता है ना, सब रेडी करके रखें। आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा, आप खाली लिख लेना, दिमाग में लगाऊंगा आपसे थोड़ी देर बाद। आपको हर दिन सर्विस टैक्स के बाद लगेगा हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक, और पता चलेगा आप 200 पन्ने पढ़ चुके हो।
एक सेकंड बेटा, आप, अरे मैं कर रहा हूँ, बैठ, खड़ा क्यों होता है? लिख लिया सब, यहाँ तक लिख लिया बेटा? आप यस और नो लिख लिए? अब आप आराम से खड़ो मत हो, एक एक पार्ट करके फिर कर रहा हूँ। उसी पेज में लिख लिया, गधा। पूरा नया पेज बनाना चाहिए था, इसको एक पेज में कवर करना है। चार्ट है ना, ऐसे सिस्टम में उतरना है इसको तुमको, घर में जाके शेयर कर लेना। विच वन बेटा? सर्विस प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चरिस्ट। मैंने, कितना बड़ा गधा है तुम, इतनी देर से मेहनत करा पेन उठाने के लिए, वहां से उठ के आके लेता तो एक सेकंड में ले लेता। इजी तरीका से लो, इसी को बोलते लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करना, है ना? फिर खड़ा हो गया, कर तो रहे बाबा, इतना बड़ी क्या है, जिधर कर रहे खड़ा होके कैसे लिखते हो? यहां तक लिख लिया प्योरिटी रूल तक?
नीचे करो बेटा। अभी जब लिख रहे होगे तो सब कुछ ऐसा लग रहा होगा क्या लिख रहे हैं। पूरा सर्विस टैक्स का समरी है ये, रोड मैप बोलते हैं इसको। बहुत पीटेंगे, तुम ही है क्लास में ना, बाकी भी बच्चा लोग है। ठीक है, प्लीज आप लोग का ये हो गया। बहुत जन है ना, नहीं हुआ। सेव करके रखा था, 1 घंटा लग गया। तो अभी आपका लिखूंगा तो वही जो सेम चीज है, तो 1 घंटा की जगह 10 मिनट में अगर काम हो जाए, इसलिए सेव करके रखा था। मेरा बुरा रहा था, मैं लिखते लिखते समझाता रहता हूँ, शांति से बैठा हूँ। तुम एग्जाम दिए थे, कुछ हुआ इस बार? एग्जाम दिए थे, कुछ हुआ? नहीं दिए थे क्या बेटा? बोल। पिज्जा हट ऐसे बात कर रहा जैसे गया ही नहीं है, डेली जाता है, हमको पता है। हाँ, वो तो ऐसे ही हंसते मजाक में। ओए, लिख ली? लिख के क्या सोच में हो? नथिंग। भाई ये लास्ट बेंच बेटा, तुम लोग लिख लिया क्या? स्टार्ट करूं? हाँ, स्टार्ट करूं भाई? हड्डी सिंह लिखा है क्या? चलिए, बहुत प्यार से आराम से आप अपना कॉपी खोल लीजिए, आपके सामने है। आपका क्लाइंट आपके पास आया, आप एक कंसल्टेंट हो, आपका क्लाइंट आपके पास आया और उसने कहा मैं सर ऐसा ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं, मेरा कुछ बताइए सर्विस टैक्स का। तो सबसे पहले एज ए कंसल्टेंट में क्या करूं, वेदर द एक्टिविटी, मैं अपने क्लाइंट से पूछूंगा वेदर द एक्टिविटी एरो यू परफॉर्म, जो तुम परफॉर्म कर रहे हो, जिस एक्टिविटी जिस इवेंट को आप परफॉर्म कर रहे हो, इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। पहले तो यह पता लगाते हैं कि तुम जिस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो वो सर्विस के दायरे में है या नहीं है। नहीं है तो फिर आगे बात ही क्यों बढ़ाए भैया। यानी कि दरवाजा नंबर 1, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो वो सर्विस की डेफिनेशन में है तो आगे बात करेंगे, नहीं है तो उसी दरवाजे में बंद करके आगे चले जाएंगे। चलो, आंसर क्या होगा? जिंदगी में आंसर तो 2 ही हो सकते हैं, ना हाँ। ना बोल दिया तो लड्डू फूट गए। जने ना में लड्डू नहीं फूटते हैं, ना में तकलीफ होती है, पर यहां हमारा लड्डू फूट गया, वाह सर्विस ही नहीं है। तो नो क्वेश्चन ऑफ एसटी। जैसे एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय जब अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो वो सर्विस नहीं कही जाती है। चलिए, अगर उसने कहा हाँ सर सर्विस तो है, देन इट इज सर्विस। अच्छा चलो, आप बचे नहीं, आप आगे बढ़ गए। अब दरवाजा नंबर 2, सर्विस आ गई, जब प्रूव हो गया सर्विस तो है, तो फिर क्या है, वेदर इट इज कवर्ड इन द नेगेटिव लिस्ट। दूसरा दरवाजे में इन कर गए, नेगेटिव लिस्ट में है क्या? बोला यस, यहां हाँ में लड्डू फूट गए। बोला अच्छा ये नेगेटिव लिस्ट में है, अगर वो नेगेटिव लिस्ट में है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पे खत्म कर देते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विस प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चरिस्ट, ये सब नेगेटिव लिस्ट के एग्जांपल है। ठीक है, अभी बगल में योगायोग भवन है ना बेटा, वहां जाके बोलना पोस्ट ऑफिस है, वहां जाके बोलना सर जी मेरे को ना एक पोस्ट कार्ड दीजिएगा, अंतरदेशीय लिफाफा दीजिएगा।
तो वो तुम्हें देगा, एसटी नहीं लगाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, पोस्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सर्विस देगा तो नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका स्टैट्यूटरी उसे बनाया इसीलिए गया है, अंतर्देशीय लिफाफा देने के लिए, पोस्ट कार्ड देने के लिए, तो सर्विस गवर्नमेंट दे रही है, इसलिए सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। पर उसको जाके बोला सर स्पीड पोस्ट लगा दीजिए, तो आपने स्पीड पोस्ट लगाया, जैसे स्पीड पोस्ट लगाया पोस्ट ऑफिस आपसे सर्विस टैक्स ले लेगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट कहीं ना कहीं कुरियर सर्विस को कंपीट करता है, और कुरियर सर्विस एसटी देगा तो ये क्यों नहीं देगा भाई? हाँ ठीक है। अगर आपका नेगेटिव लिस्ट में है तो वहीं पे बंद करके चले जाएंगे, नहीं है तो फिर आगे रोना पड़ेगा, रोएंगे। अब जब रोएंगे तो आगे क्या बोल रहे हैं, वेदर सर्विसेज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू प्रोवाइडेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ओ बच गए, बच गए। अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में है तब तो बच गए, या बढ़ गए, मर गए, और नहीं है तो दरवाजा है ये भी। ये हमें टैक्सेबल टेरिटरी और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का कॉन्सेप्ट कौन सिखाएगा? पीओपी रूल। आपने कहा सर ये टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, तो किसमें है? एंटिटी में है। इट इज नॉट टैक्सेबल सर्विस एंड नो क्वेश्चन ऑफ एसटी, ये तीसरा दरवाजा हो गया, ठीक है। पर अगर आपने कहा नहीं सर ये तो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तब क्या होगा? तब देखा जाएगा इट इज टैक्सेबल सर्विस एंड लाइबल टू एसटी। बोला अब तो बेटा ऑप्शन नहीं है, अब तो ये सर्विस टैक्स भी हो गया और टैक्सेबल टेरिटरी में तो सर्विस टैक्स भी लगेगा। फिर भी कहते हैं ना भागते भूत की लंगोटी काफी होती है, वही वाली हाथ हो गई। पीओटी रूल 2011 को फॉलो करेंगे। फिर भी लास्ट चक्र चला के देखे कि क्या सर ये जो सर्विस है जो हम टैक्सेबल टेरिटरी में दे रहे हैं, कहीं वो सर्विस में कोई एग्जम्पशन है क्या? एग्जम्पशन मतलब मेगा एग्जम्पशन, एग्जम्पशन मतलब 100% एग्जम्पशन। आंसर आएगा तो हमें मेगा एग्जम्पशन को फॉलो करना चाहिए। 46 मेगा एग्जम्पशन है, तो बोला हाँ 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 वो मेगा एग्जम्पशन में है। फिर बच गए चौथा दरवाजे में, नहीं नहीं मेगा एग्जम्पशन में नहीं है, अब बचने का कोई स्कोप नहीं है। तब आप बोलेगे अच्छा सर पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत को बोलते हैं अपने क्या? अबेटमेंट, छूट, पार्शियल एग्जम्पशन। वेदर इट इज कवर्ड अंडर पार्शियल एग्जम्पशन, बोला हाँ तो जितना है उतना। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको, जब आप होटल में खाना खाने या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, जैसे पिज्जा हट में जैसे गोले, तो उसमें से केवल आपको क्या मिलेगा? 40% पे एसटी लगेगा, 60% एबेटमेंट हो जाएगा, जिसे कहते हैं पार्शियल एग्जम्पशन। इसलिए जब पिज्जा में जान खाना माने पिज्जा क्या बोलते हैं, पिज्जा हट में, हाँ सॉरी, या डोमिनोज में जाओगे, जो तुम लोग जाते हो मैकडोनल्ड में जाओगे, तो एसटी 14.5 नहीं लगा होता है, एसटी 5.8% लगा होता है। आपको कैलकुलेट करना है तो करके देख सकते हो, 14.5 का 40% कितना आएगा? 5.8। घबराना मत है। चलो पार्शियल एग्जम्पशन, नहीं सर पार्शियल एग्जम्पशन में नहीं है। नालायक, सारे दरवाजे ढूंढ लिए, तू कहीं नहीं फंसा, अब तेरी किस्मत में एक ही चीज है कि तू एसटी देगा। सर मैं एसटी दूंगा, बोला हाँ अब तू दे दे, ठीक है। अब एसटी कैसे कलेक्ट होगा? जनरल, प्रोवाइडर और उल्टा रिसीवर, ये है रोड मैप। तो आप जब पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो कैसे करोगे? अब सोचो, सबसे पहले सर्विस, फिर सर्विस का पूरा हिस्सा, सर्विस में डिक्लेयर सर्विस भी आती है, वो पूरा पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीजें सर्विस नहीं होती वो पहले पूरा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ के नेगेटिव लिस्ट को फॉलो करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो पीओपी रूल पढ़ेंगे। पीओपी रूल पढ़ने के बाद जब देखें यहां भी बचे नहीं, तब जाके हम मेगा एग्जम्पशन पढ़ेंगे। मेगा एग्जम्पशन में भी नहीं बचे तब नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर पार्शियल एग्जम्पशन आप लास्ट में पढ़ लीजिएगा, और सबसे लास्ट चैप्टर हमारा होगा क्या? रिवर्स। तो हमारे में खूबी क्या होती है, आज हमारा मन होता है चलो आज एसटी पढ़ते हैं, आप सीधा क्या खोलते हो? मेगा एग्जम्पशन। क्या खोले तो? नेगेटिव लिस्ट। ऐसा अगर आप करोगे तो नेगेटिव लिस्ट भी ना सीखोगे ना पीओपी सीखोगे, कुछ नहीं। जब भी आप एसटी स्टार्ट करो 2 दिन 3 दिन जो टाइम लगे वो लो, पर जैसे स्टार्ट हो रहा है एंड करो। 2 बार अगर आपने इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया तो पेज का पेज, पन्ना पन्ना और कॉन्सेप्ट तुम्हें याद हो जाएगा, ये गारंटी मेरी, क्योंकि हम इतना तोड़ के पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। तो दिस इज द रोड मैप, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? जो एक्टिविटी हम दे रहे हैं वो सर्विस है या नहीं है। पेज नंबर 4। सर्विस मीन्स any activity for consideration, पैसा, consideration ब्रैकेट में करना,
मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। कंसिडरेशन होना चाहिए बेटा, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम मुझे बोल रहे हो सर जी मेरा प्यार मोहब्बत आपके साथ है, वैसा नॉन मॉनेटरी मुझे नहीं चाहिए। समझ गए? एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन, याद हो जाना चाहिए। सर्विस की डेफिनेशन क्वेश्चन आता है, डिफाइन सर्विस, तो फाकीबाजी मत करना। यहाँ पे 5 नंबर का आता है, 5 नंबर। एनी एक्टिविटी फॉर व्हाट? कंसिडरेशन, मे बी मॉनेटरी मे बी नॉन मॉनेटरी, कैरिड आउट बाय ए पर्सन फॉर, बाय ए पर्सन फॉर अनदर, पर्सन फॉर अनदर। पर्सन में कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, पर्सन में सब आते हैं। बाय ए पर्सन फॉर अनदर, ऐसा नहीं कि खाली मेरे लिए बोल रहा है, पर्सन इंक्लूड्स एवरीबॉडी, ठीक है। एंड इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड सर्विस, खतरनाक खतरनाक, बट एक्सक्लूड सी, इमेज, एफ। ओ माय गॉड, सी, ये अभी 2 वर्ड बाद में आए, पहले खाली इमेज था, अभी इस बार से क्या कर दिया? सी, इमेज, एफ। घबराने की कोई बात नहीं है। सी, कंस्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को सी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो काम किए जाते हैं वो सी है, वो सर्विस नहीं बोली जाती। जैसे एमपी एमएलए अपने अपने क्षेत्र में वो सर्विस देता है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका, तो उस पर एसटी नहीं लगता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, आई स्टैंड फॉर इमोरल प्रॉपर्टी, एम स्टैंड फॉर मनी, ए स्टैंड फॉर एक्शनेबल क्लेम्स, जी स्टैंड फॉर गुड्स, ठीक है, ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, एफ स्टैंड फॉर फीस टेकन इन कोर्ट। जब कोर्ट में आप अपील करोगे, केस करोगे, तो कोर्ट आपसे सर्विस दे रहा है, पैसे लेगा कि नहीं बिना फीस के? तो जो फीस कोर्ट लेता है उस पर एसटी का प्रोविजन नहीं आता, वो सर्विस ही नहीं है। ऐसे सोचो, ये सर्विस ही नहीं है। क्या क्या सर्विस नहीं है? सी, इमेज, एफ, ये जो चीज है ये सर्विस ही नहीं है, तो इसमें आगे कुछ बात करने की जरूरत है। सी स्टैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, इमेज याद हो गया होगा, IMAG, और ई, एफ स्टैंड फॉर फीस। तो अगर मान लो कोर्ट सर्विस दे रहा है, पैसे ले रहा है, पैसा मतलब कंसिडरेशन, सर्विस दे रहा है, किसी को दे रहा है, किसी से पैसे ले रहा है, माना कि कुछ दे रहा और ले रहा है, पर ये सर्विस ही नहीं है, तो क्यों दिमाग लगाए? मैं आपका इंप्लॉय हूं, आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं आपको काम करके दे रहा हूं, सर्विस तो दिख रहा है, पर ये सर्विस नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में इंप्लॉय टू एम्प्लॉयर को आउट किया गया है, एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूडेड बोलते हैं, इसे सर्विस के दायरे में नहीं लाएंगे। पिक्चर यहीं आज ही खत्म हो जाएगी, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर, मुफ्त में, फॉर कंसिडरेशन बाय वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, इंक्लूड बट डज नॉट इंक्लूड सी, इमेज, एफ। याद हुआ? अभी याद हो जाना चाहिए, बस ये आपको एग्जाम में लिखना है 5 में 5, और ज्यादा हो तो इमेज को पूरा डिफाइन, आई स्टैंड फॉर दिस दिस दिस, उसके ज्यादा एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं। एक्टिविटी, एक्टिविटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, कुछ भी तो डिफाइन नहीं है। आप क्या बोलते हो? इन टर्म्स ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जो हम में नहीं है, ऑफ द वर्ड एक्टिविटी वुड इंक्लूड एन एक्ट डन, काम का करना, एक्ट डन, कॉमा, ए वर्क डन, एक्ट डन, वर्क डन, कॉमा, ए डीड डन, ओ माय गॉड, एन ऑपरेशन कैरिड आउट, किसी काम को अंजाम देना, कॉमा, एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्ट, कॉमा, प्रोविजन ऑफ ए फैसिलिटी, एक्सेट्रा। एक्टिविटी कुड बी एक्टिव और पैसिव, एंड होल वुड आल्सो इंक्लूड फॉरबियरेंस टू एन एक्ट, कुछ ना करना भी एक एक्टिविटी है। करना तो सुने थे कि एक्टिविटी है, कुछ करना एक्टिविटी है, कुछ ना करना भी एक्टिविटी। क्या बोल रहे हैं सर? बोला हाँ। मान लो मैं पढ़ाने गया, मैं पढ़ा रहा हूं, अचानक मेरा मन हुआ चलो और कहीं भी पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाने गया, जहाँ पे पढ़ाने गया वहां से एक टीचर पहले से, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर मैं पढ़ाने पहुंचा, वहाँ टीचर ऑलरेडी वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा, उसने मुझे रात को आया, बोला सर आप यहाँ आज से पढ़ाएंगे नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ाऊंगा यार? सर प्लीज आप यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, मैं इसके लिए आपको हर साल लाख रुपए देता रहूंगा। फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, कुछ ना करना भी तो एक एक्टिविटी है, ठीक है ना? तो एक्टिविटी मीन्स वर्क डन, एक्ट डन, एग्जीक्यूशन, एंड एक्टिविटी ऑल्सो इंक्लूड एक्टिव और पैसिव और फॉरबियरेंस ऑफ एक्ट, ना कुछ करना भी एक एक्टिविटी, घटना ही तो होती है। एग्जाम्पल, मिस्टर राम कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ मेसर्स एक्स लिमिटेड, मिस नहीं है बेटा, तुम लोग मिस पे ध्यान ना दो, आई को बैकस्लैश करो, मेसर्स हो जाएगा। हाँ? कैसे करते मेसर्स? एम है तो बेटा,
ये estimated on 1/1/2003, hence audit is an activity carried out by Mr. Ram. Agreed हो ना? Audit करना क्या है? एक activity तो है. Example 2. Mr. Handsome is a very good faculty in indirect tax based in Chennai. He used to take lecture at Vijayawada. Mr. Handsome agreed not to take lecture at Vijayawada. In return, he received rupees 5 lakh from Messrs. Known Limited. Hence, not doing an activity is also an activity. Underline color, and not doing an activity is also an activity. Mr. A agreed to design Mr. B house in the next year. Next year. Provision of facility. Agreed to be provided. ये तभी होगा ना बेटा जब कुछ पैसा मिलेगा, नहीं तो फिर माथा लगा के फायदा क्या है. मैंने अभी बोला किसी काम को करना एक एक्टिविटी है, तो प्रोविजन भी देना भी क्या है, एक एक्टिविटी के ही दायरे में आता है. कंसिडरेशन. अच्छा, ऊपर की एक्टिविटी का मतलब क्या था? सर्विस में एक्टिविटी. एक्टिविटी में कोई दिक्कत? करना भी एक एक्टिविटी है और ना करना भी एक एक्टिविटी है, पर ये एक्टिविटी करना और ना करना किस पे? फॉर कंसिडरेशन. For consideration carried out by a person for another and includes declared service but does not include see image app. खून में चला जाएगा 2 दिन बाद सर्विस का टैक्स. कंसिडरेशन. कंसिडरेशन कल से पढ़ेंगे, नहीं तो बेहोश हो जाओगे थोड़ी देर बाद.